लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन चुनावी नतीजों ने बीजेपी को ऐसा जख्म दिया है जिसे भरने में लंबा वक्त लग जाएगा। वहीं अखिलेश यादव को बीजेपी पर जीत का स्वाद चखने में 12 साल और 4 चुनाव लग गए। इस जीत के साथ अखिलेश और उनका गठबंधन बेहद ही उत्साही है। ऐसे में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर दोनों पक्षों ने, बीजेपी और इंडिया ब्लॉक दोनों ने कमर कस ली है। हालांकि अभी उपचुनाव की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां ग्राउंड पर काम करना शुरू कर चुकी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष हार की समीक्षा के साथ साथ इन 10 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए लखनऊ में मीटिंगों का दौर जारी रखे हुए हैं। वहीं अखिलेश यादव संसद का सत्र खत्म होने के बाद ही लखनऊ अपने दफ्तर में जम गए हैं। वो लगातार अपने नेताओं से ग्राउंड का फीडबैक ले रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन 10 सीटों पर चुनाव के सियासी भविष्य को लेकर बेहद ही चौकन्ने हैं, क्योंकि अगर इन सीटों पर बीजेपी चुनाव हार जाती है तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। वहीं अखिलेश यादव अपने लोकसभा की जीत का मोमेंटम कायम रखना चाहते हैं, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव उनके लिए जीवन और मरण का प्रश्न है। सीएम योगी ने उपचुनाव की कप्तान अपने हाथ में ले रखी है। दरअसल योगी आदित्यनाथ को मालूम है कि अगर इन चुनावों में पार्टी की हार होती है तो फिर हार का ठीकरा उनके ही सर फोड़ा जाएगा। ऐसे में आगे के हालात को भांपते हुए सीएम योगी ने उपचुनाव में उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनाव प्रबंधन और चुनावी रणनीति की एक समांतर प्रक्रिया शुरू कर रखी है। इन सीटों पर होने वाले उपचुनाव की बात करें तो वो सीट है करहल, मिल्कीपुर, कठेरी, मुदनकी, गाजियाबाद, खैरमीरपुर, फूलपुर, मझवा, शीश मऊ। ये 10 सीटें हैं जिन पर चुनाव होने हैं और इन सीटों पर चुनाव के लिए योगी ने स्पेशल रूप से 10 मंत्रियों की एक टास्क फोर्स भी बना दी है। इस टास्क फोर्स का मतलब है ग्राउंड पर प्रबंधन को दुरुस्त करना, अच्छे और जीतने वाले उम्मीदवारों का पता लगाना और ये तय करना कि जीत सुनिश्चित हो जाए। लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी के कार्यकर्ता हताश और निराश हैं। अगर ये उपचुनाव के नतीजे भी अच्छे नहीं रहे तो बीजेपी की आगे की मुश्किलें बढ़ सकती है। इसलिए हर सीट पर 2-2 मंत्रियों को लगाया गया है, जो ग्राउंड के हालात का रिपोर्ट सीधा मुख्यमंत्री को दे रही है। ऐसा लगता है कि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन चुनाव में प्रत्याशी चयन से लेकर तमाम चीजें खुद ही करने के मूड में है। दरअसल अमूमन मुख्यमंत्री प्रत्याशी चयन से खुद को दूर रखते हैं, लेकिन क्योंकि ये चुनाव उनके इकबाल को तय करेगा, इसलिए योगी इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। प्रत्याशी को लेकर बेहद ही संजीदा दिखाई दे रहे हैं। ऐसी सीटें जो इस चुनाव के लिए बीजेपी के लिए आसान रही हैं, उनकी बात करें तो करहर ऐसी सीट है जहां से अखिलेश यादव खुद विधायक थे, अब वो कन्नौज से सांसद हैं और अखिलेश यहां से अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को लड़ाने की तैयारी में है। वहीं अयोध्या की जो मिल्कीपुर सीट है, मिल्कीपुर से 2 बार अवधेश प्रसाद विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार अयोध्या से वो जीतकर सांसद पहुंच गए हैं। अखिलेश यादव उनको लिए घूम रहे हैं, लेकिन इस बार अखिलेश इस सीट से अजीत प्रसाद जो उनके बेटे हैं अवधेश प्रसाद के, उनको लड़ाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और ये बीजेपी के लिए मुश्किल सीटों में से एक हो सकती है। वहीं कानपुर की शीशामऊ सीट भी समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी के सजायाफ्ता होने के बाद खाली हुई है। ये सीट भी समाजवादी पार्टी की मजबूत सीट है। यहाँ सपा का इरफान सोलंकी के जो परिवार है उसको टिकट देने की रणनीति बनाई जा रही है। वहीं इरफान के साथ लोगों की सहानुभूति भी दिखाई दे रही है, इसलिए ये सीट भी काफी मुश्किल हो सकती है बीजेपी के लिए। कुनरकी मुरादाबाद की संभल लोकसभा सीट में आने वाली सीट है, लेकिन मुस्लिम बहुल होने की वजह से ये सीट भी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाती है। जियाउर रहमान वर्क यहाँ के विधायक रहे हैं, जो इस बार संभल लोकसभा से जीतकर संसद पहुंच गए हैं और इस सीट पर 60% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। जाहिर सी बात है, जब इतनी तादाद में मुस्लिम मतदाता होंगे तो ये सीट बीजेपी के लिए टफ ही कही जाएगी। और अंबेडकर नगर की कटहरी की बात करें तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लालजी वर्मा विधायक रहे हैं, लेकिन लालजी वर्मा अंबेडकर नगर से जीतकर संसद पहुंच गए हैं। और लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी से पहले बसपा में रहे थे, वहां भी कद्दावर नेता थे, लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी में। लेकिन लालजी वर्मा इस सीट से अब अपनी बेटी छाया वर्मा को चुनाव लड़ाना चाहते हैं और संभव है कि पार्टी उनको टिकट भी दे दे। ये तो थी वो सीटें जो बीजेपी के लिए मुश्किल है।
मुश्किल सीट एक और है, वह है मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट, जहां से बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा जीतना। दरअसल 2022 में आरएलडी सपा गठबंधन ने ये सीट जीती थी। चंदन चौहान सपा और आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी थे और उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार आरएलडी क्योंकि बीजेपी के खेमे आ गई है, इसलिए चंदन चौहान को बीजेपी और आरएलडी ने बिजनौर से चुनाव लड़वाया था और वो जीत कर संसद में पहुंच गए हैं। लेकिन इस सीट पर बीजेपी को जीतना इस बार देखना होगा कि कैसे है, क्योंकि ये सपा और आरएलडी के जरिए समाजवादी पार्टी के खेमे में सीट थी। वही फूलपुर की जो सीट है, फूलपुर 2022 में बीजेपी ने जीती थी। यहाँ प्रवीण पटेल से थे जो विधायक निर्वाचित हुए थे, लेकिन उनको बीजेपी ने फूलपुर सीट से ही चुनाव लड़ाया था, वो जीत गए। लेकिन जीत तो गए, लेकिन फूलपुर की जो विधानसभा है वहां पर वो हार गए, इसलिए यहाँ पर भी इस बार कंपटीशन तकड़ा है। लेकिन फिर भी बीजेपी के रणनीतिकार इस सीट पर जीतने के लिए रणनीति लगातार बना रहे हैं। अगर उन सीटों की बात करें जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी 2022 में, तो वो 5 सीटें हैं जो अच्छी बताई मैंने। करहल है, मिल्कीपुर है, कठेरी है, कुंडलकी है और सीतामऊ। ये 5 सीटें जहां से सपा जीती थी। बीजेपी इन 10 में से 3 सीटों पर जीत हासिल की थी 2022 में, वो थी गाजियाबाद, खैर, फूलपुर। मंझवा जो सीट थी वो निषाद पार्टी की ओर थी और मीरापुर सीट जैसे मैंने बताया कि आरएलडी के पास थी। हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, इसलिए कांग्रेस भी 2 से 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। लेकिन देखना होगा कि दोनों के बीच, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का कैसे समझौता होता है, क्योंकि आपने देखा कि लोकसभा चुनाव के दौरान सपा और कांग्रेस का अंतिम समय में गठबंधन हुआ था। तो ये इस बार देखना होगा कि सपा कांग्रेस को कितनी सीट देती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं योगी के उन मंत्रियों की जिनके कंधों पर जीत हासिल करने की जिम्मेदारी दी है 10 विधानसभा की। सबसे पहले बात करते हैं करहल सीट की, जहां पर जयवीर सिंह को ये जिम्मेदारी सौंपी है। अयोध्या की मुल्कीपुर सीट से जिम्मेदारी तय की गई है सूर्य प्रताप शाही और महेंकेश्वर शरण सिंह की। कटेरी से स्वतंत्र देव सिंह और आशीष पटेल को जिम्मेदारी दी गई है। शीशामऊ से बात करें तो सुरेश खन्ना और संजय निषाद को लगाया गया है। फूलपुर से दयाशंकर सिंह और राकेश सचान है। मंझवा से अनिल राजभर और गाजियाबाद सदर से सुनील शर्मा और मीरापुर से अनिल कुमार और सोमेंद्र तोमर। खैरपुर की बात करें तो यहाँ लक्ष्मी नारायण चौधरी और कुंदरकी से धर्मपाल सिंह और जेपीएस राठौर शामिल है। इन लोगों को जिम्मेदारी दी है कि वो इन सीटों को जिताकर योगी की झोली में डाले। दरअसल बीजेपी के नेताओं का कहना है कि लोकसभा चुनाव में जो होना था वो हो गया, लेकिन अब उपचुनाव में वापसी करनी है और इसीलिए बीजेपी की कोर कमेटी की जो बैठक हुई है उसमें लेकर गहन मंथन हुआ। लगभग 3 घंटे तक ये मीटिंग चली, काफी हंगामेदार थी और नेताओं ने कहा कि आपसी मतभेद भुलाकर जीत की ओर बढ़ा जाए। दरअसल जनरली ये कोर ग्रुप की जो बैठक होती है जनरली सीएम योगी आदित्यनाथ के घर पर होती थी, लेकिन इस बार पार्टी कार्यालय पर हुई और 3 घंटे तक चली इस बैठक में संगठन के जो महामंत्री है बिल संतोष ने ऑफिस पहुंचने के साथ ही सबसे पहले नेताओं से कह दिया था कि इसकी जानकारी, इसके जो एजेंडे की जानकारी मीडिया तक नहीं लीक होनी चाहिए। दरअसल लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन से के बाद से घमासान बचा हुआ है। कुछ सीनियर नेता ने तो आपस में बातचीत करना तक बंद कर दी, यानी बोलचाल तक बंद है और एक दूसरे को ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। ऐसे हालात में कोर कमेटी की जो बैठक हुई है वो बहुत तनावपूर्ण थी। हर व्यक्ति ने अपनी बात रखी, एक दूसरे को बताया कि किस तरह से प्रत्याशी चयन में लेकर, किस तरह से भीतर घात को लेकर ये हम चीजें हारे हैं। बैठक हंगामेदार रही, लेकिन बैठक में तय हुआ कि इन उपचुनाव को हमको जीतना है, जी जान लगा देनी है। लक्ष्य सभी 10 सीटों को जीतने का है, लेकिन 8 से कम नहीं चाहिए। यह तय हुआ कि कोटे की सभी सीटें तो जीतनी है, साथ ही समाजवादी पार्टी से फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट भी छीन लेना है। दरअसल फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद इसी सीट से विधायक है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में ही अयोध्या पड़ता है। बीएल संतोष ने कहा कि अगर ये सीट हम फिर हार गए तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की बदनामी होगी। दरअसल उनका कहना था कि हम 2017 में इस सीट को जीत चुके हैं। गोरखनाथ इसी सीट से विधायक चुने गए थे 2017 में, फिर से हम इस सीट को जीत सकते हैं और हमने ये सीट जीत ली तो हम बेहतर संदेश देंगे। बीजेपी की कोर बैठक में यह भी फाइनल हुआ कि क्षेत्रीय अध्यक्षों और प्रदेश महामंत्रियों से यह तय कराई जाए कि कौन सा कैंडिडेट ठीक है, किसको टिकट देना जरूरी है, किस पर विवाद कम है। इसके साथ ही हर की समस्या के लिए जो 40 नेताओं की टीम बनाई गई थी उसने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिस पर लेकर गहन मंथन हुआ।
इसके साथ ही BL संतोष ने पार्टी के दलित नेताओं से भी अलग से बैठक की, उनसे जाना कि जो दलित वोट बैंक है वो क्यों छिड़का। दरअसल बीजेपी और बसपा से इस बार दलित वोट छिटक कर चला गया समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के खेमे में, जो है एक चिंता का विषय बसपा के साथ साथ बीजेपी का भी बना हुआ। और जिस तरह से आपने देखा कि हाथरस में एक दलित बाबा के प्रोग्राम में बहुत बड़ा कांड हो गया, 123 लोग मार गए, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ने बाबा को FIR में नहीं चिन्हित किया। तो इसके पीछे भी सूत्र बता रहे हैं वो यही कि बीजेपी किसी भी तरह से दलितों को नाराज नहीं करना चाहती। उनका कहना कि बीजेपी ने जिस तरह से 2017, जिस तरह से 2022 और जिस तरह से 2019 में साथ दिया था, इस बार भी अगर वो साथ देते हैं तो फिर से हम वही रिजल्ट दोहरा सकते हैं। यानी ये उपचुनाव दोनों पक्षों के लिए करोड़ मरों की स्थिति है। ग्राउंड पर क्या है, आप क्या देख रहे हैं, जरूर कमेंट करके बताएं। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको एक्सक्लूसिव और बेहतर से बेहतर खबरें मिलती रहे। नमस्कार।